अभी तबाही मचा देंगे। आएगी आएगी यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दीपांकर, प्रीति, भूपेंद्र, संजीव जी, सुनीत जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपनी। कैसे हैं आप सब लोग? क्या वीडियो आ रही है आप सब लोगों के पास? अच्छे से हैं ग्रीन जोन में, क्या बात है, बने रहें ग्रीन जोन में ही। बहुत बेकार। देखो कल भी मैंने बताया था, एमएससी करने के बाद ये वर्ड बोलना तो छोड़ ही दे कि बेकार। वो तो आपकी किस्मत बन चुकी है। थोड़े दिन में शादी और हो जाएगी, फिर उसके बाद और भी बेकार हो जाओगे। फिर उसके बाद में तो बस कुछ बचेगा ही नहीं जिंदगी में। ओके, हालात ही ऐसे हो गए, कुछ कह ही नहीं सकते कुछ लोग। चलिए ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हुए अपने नेक्स्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को पढ़ा था, और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था वो आपके सामने था। और लास्ट में हम लोगों ने अगोस्टिक इंटरैक्शंस की बातें की थी। अगोस्टिक इंटरैक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और अगोस्टिक इंटरैक्शंस जो होते हैं, वो अगोस्टिक इंटरैक्शंस जब होंगे तभी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवरेबल होंगे। तो सबसे पहले अगोस्टिक इंटरैक्शंस होते हैं, एक महज एक कोवेलेंट इंटरैक्शन होता है अगर वहां पे स्पेस खाली हो, दूसरा बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन निकलने के बाद में प्रोडक्ट अगर स्टेबल बन रहा हो, तो उन कंडीशंस में अगोस्टिक इंटरैक्शंस जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास में जब आप प्रोटॉन को निकालते हैं और बनने वाला प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल हो, देन वहां से कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होंगे। वहां केवल और केवल महज अगोस्टिक इंटरैक्शंस होकर रह जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 2018 गेट ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी स्पीसीज के अंदर अगोस्टिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं, या वरना एक स्पीसीज दे रखी थी, उसमें इंटरैक्शन को पूछा था कि कौन सा इंटरैक्शन है, अगोस्टिक इंटरैक्शन है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, या ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने अगोस्टिक इंटरैक्शंस में बात की थी। कभी कभी क्या होगा, आपके पास में बीटा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन आप उन केसेस में उस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं करवा सकते, और वो कंडीशन थी फॉस्फीन्स की। क्योंकि फॉस्फीन्स के केस में जो डबल बॉन्ड होता है आपके पास में, जो डबल बॉन्ड बनेगा एल्कीन वाला, एल्कीन की तरह, वो फॉस्फोरस और कार्बन में होंगे, और वो बॉन्ड अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, इसलिए वहां पे कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होंगी। उन केसेस में आपके पास में बीटा पोजीशन के ऊपर जो CH बॉन्ड होगा, उस CH बॉन्ड के अंदर और इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगी, और 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अगर आपके पास में वास्का टाइप का कॉम्प्लेक्स और उस कॉम्प्लेक्स को अकेले को आप हीट कर देते हैं तो उन कंडीशंस में बीटा नहीं फिर गामा पोर्शन के ऊपर प्रोटॉन होगा, और जब आप उसको हीट करेंगे तो वहां पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होंगी वो गामा वाले CH बॉन्ड के अंदर होंगी, और गामा वाले बॉन्ड से आपके पास में 4 मेंबर्ड की रिंग जनरेट होगी प्लस हाइड्रोजन मेटल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास में इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है तो उन कंडीशंस में आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, और वो किस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी CH बॉन्ड है, जो भी आपके पास में CH बॉन्ड है वो माइग्रेट तो कर जाएगा, लेकिन उसके लिए मेटल के सेंटर के ऊपर डेफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ लिगेंड्स होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। उन्हीं कंडीशंस में ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, ये सारी कहानियां हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अकेला ही इसका अकेला ही क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है हमें कि आपके पास में नेट के पेपर में तो अप्रोक्सीमेटली रिडक्टिव एलिमिनेशन का क्वेश्चन ना आए, या दोनों में से एक रिएक्शन का पक्का ही क्वेश्चन रहता है, क्या तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का होगा या फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन का होगा। जनरली रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट आएगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो फिर किसी दूसरे के साथ में आता है, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के बाद रिडक्टिव बन सकता है, या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होने के बाद में वो कैटालिटिक साइकिल पे जा सकता है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन वहां से जनरेट होते हैं। तो आपको पूरा ऑक्सीडेटिव समझना अच्छे से, वो समझा चुका हूं मैं, उसको पढ़ना एक बार अच्छे से, सारी चीजों को क्लियर करना। ठीक है, मैं एक बार मैंने आपको सही पूरे ढंग से अच्छे से सारी चीजें बता दी हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें करने जा रहे हैं। सुनिएगा जरा क्या होता है रिडक्टिव। देखिएगा, अगर मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो पहला जो आपके पास में जो स्टेप होता है इसका वो सीखने का ये होता है कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है किसके, ऑपोजिट होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के। जहां अगर आपके पास में कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर अगर आप कोई भी AB लिगेंड डालते हो तो उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्सिबल बना देता हूं, इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। इसका मतलब सारी की सारी कहानियां अपोजिट कर देनी है जो हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में पढ़ी है। देखिएगा एक बार जनरल स्कीम मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई मेटल है, जनरली अगर वो कॉम्प्लेक्स अगर ऑक्टाहेड्रल रहा होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा D6 रहा होगा। D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्टाहेड्रल में, जहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस देखी जाती हैं। देखिएगा जरा बोर्ड पे, मान लीजिए कि आपके पास में क्या दे रखा है, मेटल दे रखा है, और इस मेटल के ऊपर आपने क्या लगा रखे, 4 लिगेंड लगा रखे कुछ इस टाइप से। एक लिगेंड आपके पास में यहाँ पे A है और दूसरा लिगेंड क्या आपके पास में B है। तो देखो जब आप इसको क्या करते हैं, स्ट्रोंगली हीट करते हैं। स्ट्रोंगली हीट किसकी प्रेजेंस में करेंगे, DMSO की प्रेजेंस में या DMF टाइप के सॉल्वेंट में अगर इसे हीट कर देते हैं तो हीट की प्रेजेंस में यहां से जो A और B लिगेंड होंगे वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो A और B का बॉन्ड बन जाएगा, प्लस आपके पास में ML4 टाइप की स्पीसीज का हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। इस प्रोसेस में होता है क्या है कि आपके पास में जो A है और जो आपका B है ये दोनों ही पक्का क्या होना चाहिए, अनायनिक लिगेंड होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, अनायनिक लिगेंड होने चाहिए, तभी वो क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। रिडक्टिव की ये पहली कंडीशन है, ये दोनों लिगेंड कैसे होने चाहिए, अनायनिक होने चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए कि इनिशियली अगर मैं यहाँ पे मेटल की बात करता हूं तो मेटल के ऊपर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेटल के पास में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवाई थी, तब हम लोगों ने क्या बोला था कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या यही बात बोली थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती थी तो रेट क्या होती थी, ज्यादा होती थी। ऐसे ही इसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, पहला मेटल से मेटल के बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो मेटल के ऊपर क्या होना चाहिए, हाई फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, हाई फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, या इसका दूसरा नाम दे सकते हैं इसके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए।
अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी तो इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम होंगी, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम होंगी तो वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होंगी, वहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होंगी। ये अपोजिट है किसका, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। तो पहला आपको ये चेक करना है। उसके बाद में दूसरा आपको क्या चेक करना है कि इसके ऊपर जो लिगेंड होंगे, जो आपके सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। और उसमें भी क्या होने चाहिए, यहां पे जो लगे हुए जो साइड लिगेंड्स हैं, ये एल लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, एल लिगेंड्स बल्की होने चाहिए। जितने ज्यादा बल्की होंगे उतनी फास्ट क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। बोलो यार, अगर यहाँ पे बड़े बड़े लिगेंड होंगे तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, और जब हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो फिर ए और बी का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन होती है यहाँ पे निकलने के लिए यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होनी चाहिए, लिगेंड शुड बी स्टेरिकली हिंडर्ड होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बोलेंगे, थर्ड कंडीशन ये बोलेंगे कि जो आपका रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, जो प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट स्टेबल से कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास में यहां पे जो ए और बी बनेगा, ये ए और बी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो ही उतनी जल्दी क्या होगा, यहां से डिसोसिएट होगा। दूसरा, जो Ml4 कॉम्प्लेक्स होगा वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। पता चले कि ये Ml4 जनरेट हो और वो इतना अनसैचुरेटेड बन जाए कि उसके पास इतना ज्यादा स्पेस जनरेट हो जाए कि उसके ऊपर फिर से क्या हो जाए, बैक अगर ये ए और बी ऑक्सीडेटिव एडिशन ना कर जाए, तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर लगे हुए लिगेंड इतने स्टेरिकली बल्क्ड होने चाहिए ताकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाए, स्टेबल बन जाए। अगर ये एक बार जनरेट हो तो वापस से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ना दिखाए। ये तीन कंडीशनें जस्ट अपोजिट है किसकी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की। देखिएगा, अगर मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था, जब इस वाले कॉम्प्लेक्स को डीएमएसओ में हीट किया तो हीट करने के बाद में जो मेरे पास में प्रोडक्ट बनना है, तो इनिशियली आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास में जो ये रिएक्टेंट है, ये मेरे पास में जो इनिशियली जो रिएक्टेंट है, क्या ये रिएक्टेंट स्टेबल होगा कभी, क्या ये रिएक्टेंट कभी स्टेबल होगा, ऐसा सोचो। अगर ये स्टेबल होता तो फिर ये टूटता क्यों, क्या बात समझ में आई कि ये रिएक्टेंट अगर स्टेबल होता तो फिर ये टूटना नहीं चाहिए था। इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का जो आपका रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट कैसा होगा, अनस्टेबल होता है। वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल से कहने का मतलब क्या है, वो किसी भी प्रोसेस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोसेस में एज ए इंटरमीडिएट की तरह जनरेट होता है, एज एन इंटरमीडिएट की तरह क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे जब हम लोग कभी भी विंकिल्सन रिएक्शन करवाते हैं, विंकिल्सन कैटलिस्ट की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, या फॉर्माइलेशन हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन करवाते हैं, या फिर कैटिवा प्रोसेस से हम लोग कार्बोनिल की मेथोनाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एसिटिक एसिड बनाते हैं, उन कंडीशंस में जो लास्ट स्टेप होता है अपने पास में वो रिडक्टिव एलिमिनेशन का होता है। अगर लास्ट स्टेप अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन का है, इसका मतलब जो जनरेट होने वाला जो अपने पास में इसका जो रिएक्टेंट जनरेट होगा जिससे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी, वो कभी स्टेबल नहीं होते हैं। जब एक प्रोसेस चल रही होगी तो उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट स्टेप में इनके जो रिएक्टेंट होते हैं वो जनरेट होते हैं और वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी सी हीट की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होके कुछ नए प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी कहानियां थी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनकी बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो जल्दी से एक बार यस बोलें। अरे आप क्या हालात नहीं सबके ऐसे। ओके ठीक है,
गॉट इट। देखेगा। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, बोर्ड पे देखेगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे इसके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बोर्ड पे देखेगा। अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूं तो मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली क्या था, मेटल था, उसके ऊपर कुछ लिगेंड चिपके हुए थे कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर एक एक्स था और दूसरा कौन सा था, वाई लिगेंड था। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, डीएमएसओ की प्रेजेंस वगैरह में हीट कर देंगे तो वहां से ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, प्लस AB क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर इसमें बात की जाए तो इनिशियली अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इसके केस में मेटल जो था अपने पास में, वो मेटल कैसा था, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो जब जो रिएक्टेंट जनरेट होगा उस रिएक्टेंट में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो X-2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 2 एनाइनिक लिगेंड्स क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और जब 2 एनाइनिक लिगेंड बाहर निकलेंगे तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कम हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इनिशियली अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर dx रहा होगा, अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर dx रहा होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बोलो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो d से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जो d के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने से इंक्रीज हो जाएंगे, 2 से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से डिक्रीज करेगी तो 2 से बढ़ जाएंगे। अगली बात क्या होगी, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इनिशियली अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 था तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड जनरेट होगा उस रिजल्टेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो 2 से क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। अगर मान लो कि पहले x था तो बाद में क्या बन जाएगा, X-2 बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से डिक्रीज कर जाएंगे, 2 से डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानियां थी ऑक्टाहेड्रल की, जब हम लोगों ने क्या लिया, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स लिया है। कैसा लिया है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स लिया है। इसके अलावा कहानियों को सुनना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता, कैसा कॉम्प्लेक्स होता, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता, तो उसके केस में कहानियां जस्ट अपोजिट हो जाती। कैसे जस्ट अपोजिट होती, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में मेटल था, इसके पास में कुछ लिगेंड थे, इसके पास में क्या था, A था, दूसरा मेरे पास में क्या था, B था, इसके ऊपर मेटल लगी हुई थी और इसके पास में कुछ लिगेंड्स थे। जब मैंने इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को लिया और दोनों को हीट कर दिया, DMSO की प्रेजेंस में हीट कर दिया है, तो वहां पे डाई न्यूक्लियर मतलब 2 डिफरेंट कैटलिस्ट जो होंगे उनसे भी आपके पास में एक रिजल्टेंट क्या हो सकता है, आपके पास में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस देखी जा सकती हैं। जैसे अगर यहां पे हीट करेंगे तो यहां से A और B अगर दोनों बाहर निकल जाएं, यहां से बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएं, तो आपके पास में MLN और MLN प्लस क्या आ जाएगा, AB क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शनें जो होती हैं वो जनरली सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट के केस में अच्छी देखी जाती हैं। सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट से कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास में क्या होता, M, यहां पे इसके ऊपर मान लीजिए कि PPH3 के 5 लिगेंड्स होते और इसके ऊपर मैथिल होता। दूसरा मेरे पास में क्या होता, CH3MN, इसके ऊपर क्या होते, 5 PPH3 के लिगेंड्स होते। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता तो यहां से क्या बन जाता, अपने पास में ये डिसोसिएट होता और डिसोसिएट होने के बाद बाहर निकल जाता, तो आपके पास में क्या जनरेट हो जाता, इथेन प्लस आपके पास में MN2PPH3 का होल 10 क्या हो जाता, जनरेट हो जाता। लेकिन अगर यहां पे मैं अनसिमेट्रिकल लेके चलता हूं तो उनके केस में एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। अगर मैं यहां पे एथिल ग्रुप ले लेता, ET ग्रुप ले लेता, तो फिर मैथिल के साथ में मैथिल आ सकता था, एथिल के साथ में एथिल आ सकता था और मैथिल के साथ में एथिल आ सकता था। तो उन कंडीशंस में एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता, जनरेट होता। और जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होता तो फिर वो अपने लिए अच्छा मिक्सचर हम लोग नहीं कहेंगे। इसलिए ऐसी रिएक्शनें जब कभी भी करवाई जाती हैं तो वो सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट से करवाई जाती हैं, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट से कभी भी ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व नहीं होती है। इनके केस में क्या होता है,
अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि PPS3 अगर न्यूट्रल था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रही होगी, तो यहां से जब वो प्रोडक्ट बनाने जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। यहां पे जितना एमएन का कोऑर्डिनेशन नंबर था वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर रख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएंगे इस, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन वाले होंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ओवरऑल रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। यहां पे डी, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या ये कहानी आपको समझ में आई कि मोनोन्यूक्लियर में कैसे होंगे और बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। जैसी हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी उसकी जस्ट अपोजिट है, उसकी जस्ट अपोजिट है अगर आप हिंड्रेंस ले लेते हैं। जल्दी से बता दीजिए। ओके, यू गॉट, ठीक है। गौरव, भूपेंद्र, विनीत, प्रीति, ओके, शायद सब लोग समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं, पिछली वाली रिएक्शन या इस रिएक्शन किसी में भी देख लें आप। अगर यहां पे अगर बात की जाए कि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडीज के बारे में और बात कर लेते हैं छोटी सी। अगर मैं इसकी थर्मोडायनेमिक की बात करता हूं, थर्मोडायनेमिक की बात करता हूं, तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इनिशियली मेरे पास में एक रिएक्टेंट होता था और जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसके केस में इंट्रोपी जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वो पॉजिटिव में होती है, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इंट्रोपी बढ़ेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। एक तो आप इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं और साथ में इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में होंगी, और अगर ज्यादा नेगेटिव में होंगी तो डेल जी कैसा हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव का होगा। और डेल जी अगर ज्यादा नेगेटिव का होगा इसका मतलब रिएक्शन कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएंगी। तो इन रिएक्शंस का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, जितने भी आपके पास में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी इंट्रोपिकली कैसी होंगी, इंट्रोपी की वजह से, इंट्रोपी ड्रीवन होंगी, इंट्रोपी की वजह से क्या होंगी, ड्रीवन होंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें इंथैल्पी से रिएक्शन नहीं जाएंगी क्योंकि यहां पे आपके पास में 2 सिग्मा थे और रिजल्टेंट कंपाउंड में आपके पास में एक ही सिग्मा जनरेट हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शनें इंथैल्पिकली कैसी होती है अपने पास में, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती हैं, ये ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंट्रोपी ड्रिवन होती हैं। इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या बोलती है इसकी मैकेनिज्म, दुनिया बस एक ही मैकेनिज्म को रटती रहती है। आइए मैं आज आपको 2 मैकेनिज्म सिखाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। अगर बात की जाए तो पहली मैकेनिज्म जो होती है इसकी वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी, और जो सेकंड मैकेनिज्म होती है वो इसकी बोलते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म। सेकंड को क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज मैकेनिज्म का नाम दिया जाता है। समझना दोनों बातों को। अगर मैं कंसर्टेड मैकेनिज्म की बात करता हूं तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। मैं थोड़ी देर में आऊंगा कि ये ऑक्टाहेड्रल में नहीं, टीबीपी में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल केवल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, बोर्ड में देखना, यहां पे मेरे पास में ए था, यहां पे मेरे पास में बी था। जैसे ही मैंने इस कॉम्प्लेक्स को किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट किया तो हीट की प्रेजेंस में यहां से क्या होंगे, जो ए और बी थे वो यहां से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो डिसोसिएट होंगे तो उन कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लीजिए
ए और बी का, देखो मैं इसके ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट कैसी जनरेट होगी, एम था, एल था, एल था, एल था और यहां पे एल था। यहां से ए और मेटल का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ए और बी का बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और बी का और मेटल का बॉन्ड का फिर से ब्रेकिंग क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन कंडीशंस में जो ये आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साइमल्टेनियस है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल देते हैं। अब कहानियां ये आएंगी, अगर यहां पे कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रही है तो उसके लिए ए और बी का सिस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या बोलते हैं, वहां पे ए और बी का सिस होना बहुत जरूरी होता है। जब वो सिस होंगे उन्हीं कंडीशंस में क्या होंगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस देखी जाएंगी। इसलिए याद रखना, कंसर्टेड मैकेनिज्म के लिए बोथ अनाइनिंग ग्रुप्स का सिस होना जरूरी होता है। ये शुड बी इन सिस, किसमें, ज्योमेट्री। कैसे होने चाहिए, सिस ज्योमेट्री में होने चाहिए। जैसे यहां से ये बाहर निकलेगा तो आपके पास में ML4 जनरेट हो जाएगा और आपके पास में क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। लेकिन जरा बातों पे गौर फरमाइएगा, कहानियां बिल्कुल बदल जाती हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म में। क्या होता है स्टेप वाइज मैकेनिज्म में, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं स्टेप वाइज में बात करता हूं कि मान लीजिए कि मेटल था, मेटल के ऊपर लिगेंड था, लिगेंड था, लिगेंड था और लिगेंड था। जैसे मान लीजिए यहां पे मेथिल था और यहां पे क्या था, आयोडाइड था। ठीक है, कुछ इस टाइप का मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, या आप ए और बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जब मैंने इस वाले कॉम्प्लेक्स को हीट किया, ठीक है, तो उसके लिए देखो कभी भी स्टेप वाइज मैकेनिज्म जो होती है वो स्टेप वाइज मैकेनिज्म होती है। यहां पे देखो मैं एक्स ग्रुप कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। यहां पे मैंने एक्स ग्रुप कर लिया है। ये एक्स ग्रुप अगर कभी भी हलाइड आ जाए, देखो ये ट्रांस है, कैसे ट्रांस है, हलाइड आ जाए या फिर यहां पे एसीटेट टाइप का ग्रुप आ जाए, कैसा आ जाए, हलाइड आ जाए या फिर एसीटेट टाइप का ग्रुप आ जाए। कहने का मतलब क्या है, वो वाले सारे के सारे ग्रुप जो कैसे हो, स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनाते हो, अगर वो वहां से निकल जाए तो उसके बाद में वो कैसे हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए वायर रेजोनेंस या डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आयोडाइड होगा तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, उसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा बहुत सारे डी ऑर्बिटल में घूम सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन जब एसीटेट टाइप के बाहर निकलेंगे तो वो किसकी वजह से स्टेबलाइज्ड होंगे, रेजोनेंस की वजह से। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस ट्रांस के केस में ऑब्जर्व नहीं होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। ध्यान से देखना, जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जर्नली +4 की बात की जाती है, इनके केसेस में जर्नली +4 की बातें की जाती हैं और प्लेटिनम के कंपाउंड्स में खूब एग्जिस्ट करती हैं ऐसी मैकेनिज्म। देखिएगा, अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी तो यहां से एक्स ग्रुप पहले लीव कर जाएगा और जैसे ही एक्स ग्रुप लीव करेगा MLLL, अगर ये बाहर निकला है तो सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। बोलो यार, कैसा चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी और जैसे बढ़ेगी तो बगल से खींचना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही बगल से खींचना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे तो ये अनायनिक है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ चली जाएगी, मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। और चुपके से हलाइड आयन जो कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ था, वो पीछे से आएगा और इसके ऊपर SN2 रिएक्शन कर देगा। इसके ऊपर क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन कर देगा। और जैसे ही SN2 रिएक्शन करेगा ML4 प्लस आपके पास में मेथिल आयोडाइड टाइप की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। तो दिस इज, ये जो SN2 रिएक्शंस होंगी या जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म होंगी वो ट्रांस के केस में अच्छे से देखी जाती हैं। जनरली किसके केस में देखी जाएंगी, ट्रांस स्टीरियो में जब लगे होंगे दोनों एनायनिक, उनके केस में ये रिएक्शनें देखी जाती हैं। बात ये आती है जी, बात ये आती है
कि कंसर्टेड मैकेनिज्म के लिए सिस्का होना जरूरी होता है। और अगर मैं स्टेप वाइज की बात करता हूं तो स्टेप वाइज में अगर मैं दोनों को सिस लेके चलूंगा तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जब आसपास में होंगे तो वो कंसर्टेड से ही चले जाएंगे, लेकिन जब वो अपोजिट होंगे तब भी वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देंगे। अगर ग्रुप्स अगर रेजोनेंस या हलाइड जो डी ऑर्बिटल की वजह से स्टेबलाइज्ड अनायन होंगे, अगर ऐसा कोई भी अनायन अपोजिट में लगा होगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? बोलो यार, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? तीसरी मैकेनिज्म और सिखाऊंगा अभी। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? कब क्या होंगे? बोल मत देना गलती से जिंदगी में भी आज के बाद कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ट्रांस में नहीं होती। देखिएगा अगली और लास्ट कंडीशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? ओके, ठीक है। ये जो आपकी कंसर्टेड वाली होती है वो जनरली एल्काइल और हाइड्राइड टाइप के अगर ग्रुप्स लगे होंगे तो उनके केस में बहुत अच्छे से होंगी। आएंगे आगे डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल में आएंगे। जनरली ऐसे केसेस में कौन से देखे जाएंगे? स्टेप वाइज। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे पीटी का ही मान लेते हैं। इस पीटी के कॉम्प्लेक्स के ऊपर फैन लिगेंड लगा हुआ है और ये फैन लिगेंड 2 लगे हुए हैं। इसके ऊपर आपको क्या दे रखा है? कुछ इस टाइप से एक ग्रुप मान लीजिए कि टर्सरी ग्रुप दे रखा है एमी टाइप का, और एक आपको आयोडाइड दे रखा है। इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है बिल्कुल बता देंगे विनय कुमार जी, देख लीजिए एक बार। स्टेप वाइज में क्या हो रहा है? सबसे पहले जो आपका जो एक्स ग्रुप है वो डेसोसिएट हो जाता है। यहां से डेसोसिएट होने के बाद में जब वो बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर SN2 रिएक्शन करेगा। ये निकलने वाला ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जो क्या तो हलाइड जैसा होगा, जिसके पास डी ऑर्बिटल होंगे, उसके अंदर वो स्टेबलाइज्ड होगा, या फिर निकलने वाला एसीटेट टाइप का होगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। वो ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होगा जो स्टेबलाइज नहीं होगा, वो एनाइन कभी भी यहां से बाहर नहीं निकलता है, कभी जिंदगी में वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, मेटल शुड बी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पक्का ही किसके अंदर होना चाहिए? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। जरा समझिएगा, पीएस लिख दिया मैंने, इसको पीटी कर लेना। ठीक है, ये लीजिए, मैंने ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लिया है। अगर मैं डाई कौन सा फैन टाइप के अगर लिगेंड्स की बात करता हूं तो उसमें क्या होंगी? थर्ड मैकेनिज्म है ये, देखिएगा अच्छे से। इसमें क्या है? पीटी है, इसके ऊपर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये पूरा का पूरा फैन लिगेंड लगा हुआ है, मतलब 2 रिंग बना लेना। बोलो यार, दो पीरिडीन को सेकंड पोजीशन से जोड़ देना। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन था, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से लगा हुआ है। इस पोजीशन के ऊपर में क्या लगा हुआ है? एमी और एमी लगे हुए कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहां पे क्या लगा हुआ है? आयोडाइड लगा हुआ है। ठीक है, होगा क्या अगर मान लीजिए कि गलती से यहां से आई बाहर निकल जाए, और आई बाहर निकलने के बाद में वो SN2 रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला सबस्टेट अब की बार में कैसा है? 3 डिग्री है। जब भी ऐसे सबस्टेट 3 डिग्री होंगे, बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएंगे, और जब बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएंगे तो ऐसी रिएक्शनों को लाइट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा चीजों को अच्छे से। लाइट की प्रेजेंस में हम लोग कैसे करवाएंगे? जरा बोर्ड पे देखना। जैसे ही मैं इसके अंदर लाइट डालूंगा तो यहां पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होने लग जाएगा। लाइट की प्रेजेंस में मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिगेंड के ऊपर क्या होने लग जाएंगे? ट्रांसफर होने लग जाएंगे। और जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो इसके पास में, जैसे मान लीजिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लिगेंड को दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और रेडिकल बन जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव और रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। आराम से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा। इंट्रामोलिकुलर क्या हो रहा है? मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मतलब मेटल से लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
जैसे ही लिगेंड के पास में जाएगा ये मेटल डेफिशिएंट बनना स्टार्ट होगी, तो फिर वो क्या करने लग जाती है, यहां से होमोलिटिकली टूटने लग जाती है। वो इधर से भी टूट सकती है और वो इधर इस साइड से भी टूट सकती है। लेकिन देखिएगा जरा, यहां से जनरेट होने वाला जो रेडिकल है वो 3 डिग्री है, बोलो यार, और 3 डिग्री रेडिकल्स कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, इसलिए यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होने लग जाती है। और जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहां से आपके पास में क्या होने लग जाएगा, कार्बन था, यहां से क्या निकल जाएगा, सी एमी और एमी रेडिकल बाहर निकल जाएगा, प्लस यहां पे क्या था, डाइफेन था अपने पास में कुछ इस टाइप से, ये डाइफेन मैंने बना दिया है, इसके ऊपर नेगेटिव रेडिकल था। बोलो यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो इसके पास रेडिकल आ जाएगा, बोलो यार, रेडिकल निकल गया तो ऊपर कैसा चला गया रेडिकल, इसके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव रह जाएगा इसके पास, ओनली पॉजिटिव रह जाएगा। यहां से इसके पास में आई नेगेटिव था। फिर से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और इसकी फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएंगी, और जैसे ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएंगे, आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहां से आई रेडिकल बाहर निकलेगा और ये आई रेडिकल इसके साथ में कंबाइन करके CMe3 टाइप के कंपाउंड्स बना लेगा, और साथ में आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, PT डाइफेन। अपने पास में जो फेन था वो फेन डाइफेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म होती है वो उन कंडीशंस में होंगी, उन ट्रांस की कंडीशंस में होंगी, जब आपके पास में क्या होंगे, SN2 स्टेप वाइज मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन आप फेन टाइप के लिगेंड्स लगा के उसको रेडिकल मैकेनिज्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास में जो थर्ड तरीका होगा वो रेडिकल मैकेनिज्म का होगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आई, बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आई। ये ट्रांस के केस में जर्नली देखी जाएंगी, ट्रांस में तो कंसल्टेड ही हो जाएंगी, वहां तो सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांस के केस में अगर हिंडर्ड नहीं होंगी तो वहां पे SN2, और जैसे ही हिंडर्ड आने लगेंगी देन फ्री रेडिकल, स्टेप वाइज फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। बोलो यार, लेकिन उसके लिए साइड में लिगेंड का होना जरूरी है, कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड का होना जरूरी है, ताकि लाइट की प्रेजेंस में आप रेडिकल इनिशिएट कर पाए, लाइट की प्रेजेंस में आप MLCT करवा के रेडिकल जनरेट कर पाए। बोलो कितने लोगों समझ में आई। एक ही को आई क्या, संजीव, सुनीत, ओके। बोलो यार, किसी को डाउट है तो फिर से बताऊं। ओके प्रीति, नॉट इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग्स। आप वही जानना चाहते हैं जो आपको आता है। बोलो क्या आपको बातें समझ में आई। मैं सिंपल ये बता रहा हूं, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। इस मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, पॉजिटिव तो हट जाएगा ना अब, अरे ये वाला पॉजिटिव नहीं बचेगा, इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव तो हट गया ना, नेगेटिव रेडिकल फिर से इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो यहां से जाएगा तो रेडिकल कपलिंग, हाँ वो हट जाएगा भाई, रेडिकल टूट गया, बाहर निकल गया, वो रेडिकल अनायन पेयर थे, वो रेडिकल अनायन पेयर थे वो। अरे सिंपल इतनी कहानियों पे जाओ कि यहाँ पे ऐसा जनरेट होगा, ये तो अपने आप को दे के वापिस लेके सुलट लेगा, उसे तो क्या ही लेना देना है उसको, वो तो लिगेंड के पास गया और वापस से आ गया, उससे क्या लेना देना है। लिगेंड के पास चला गया तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आया, फिर से लिगेंड से मेटल के पास आ गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ओके ठीक है विनय कुमार, ओके ओके गौरव, ठीक है। आइए अगली कहानियों की बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यारी कहानियां हैं। फिर से
अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही हैं तो वो जनरली ओड के केस में ज्यादा फेवर्ड होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ इवन के। जरा देखिएगा ओड लिगेंड के केस में ऐसा क्या होता है, समझिएगा जरा कहानियों को। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई MLN टाइप का कॉम्प्लेक्स था, इसके पास में A और B थे। जब इस वाले कॉम्प्लेक्स को आपने हीट किया तो आपके पास में DMSO में मान लीजिए कि आपने हीट कर दिया है, तो यहां से आपके पास में बना MLN और यहां पे A और B जनरेट हुआ। देखिएगा अगर मेरे पास में n की वैल्यू अगर इवन होगी तो फिर वो क्या रहा होगा, क्या तो उसकी वैल्यू 2 रही होगी या फिर उसकी वैल्यू 4 रही होगी। ठीक है, तो यहां पे जब 4 रही होगी या 6 रही होगी, क्या तो ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर वो कैसा होगा, 4 लिगेंड वाला स्क्वायर प्लेनर रहा होगा। ठीक है, इन कंडीशंस में स्क्वायर प्लेनर या कैसा रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल रहा होगा। इनके कंपैरिजन में जब n की वैल्यू ओड होंगी वो वाली ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है या इनका रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है, रिएक्टिविटी मोर होती है, ज्यादा होती है। अगर n की वैल्यू क्या रही होंगी, यहां पे कैसी रही होगी, अगर यहां पे वैल्यू 3 रही हो या फिर यहां पे वैल्यू कितनी रही हो, 1 रही हो। हाँ सही लिखा था मैंने पहले, A और B भी तो है, 2 रहा हो या 4 रहा हो। ठीक है, 1 रहा हो या 3 रहा हो। ठीक है, तो देखो जब वो किस में होगा, 1 होगा तो फिर A और B साथ में एक लिगेंड होगा तो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। बोलो यार, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। और जब 3 होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होंगी, जर्नली TBP होंगी। तो इन कंडीशंस में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। उस रिएक्टिविटी का रीजन क्या जाता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा। मैं आपको ऑक्टाहेड्रल से लेके चलता हूं, फिर आपको अच्छे से कहानियां समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस टाइप से लिगेंड थे, L था, इसके पास में A था और B था। जैसे ही ये डिसोसिएट होता है यहां से, तो देखिएगा मान लीजिए कि एक L लिगेंड यहां से लीव कर गया है। अगर जैसे ही यहां से L लिगेंड लीव करेगा तो आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा MLL, कुछ इस टाइप से L आएगा, दूसरा L आएगा, तीसरा L आएगा, एक L हट चुका है तो A आएगा और B आएगा। कुछ इस टाइप से स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जनरेट हो जाएगी अगर एक लिगेंड यहां से लीव कर चुका है। ठीक है, लीव भी क्यों करेगा उसका रीजन भी मैं अभी बता रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि A अगर मेरे पास में A टाइप का लिगेंड्स अगर मेरे पास में कोई भी अल्काइल रहा होगा या फिर हाइड्रोजन टाइप का कोई भी हाइड्राइड रहा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांस इफेक्ट अल्काइल के, अराइल के और हाइड्राइड के, एल्कीन के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हाई ट्रांस इफेक्ट होते हैं तो जो उनके अपोजिट में जो लिगेंड होंगे उनके बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और जैसे ही स्लाइटली हीट करते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं। और ये यहां से अगर ये हाइड्रोजन रहा होगा तो इसके ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट की वजह से, ये टूट जाएगा और रिजल्टेंट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में पहले कन्वर्ट होता है। लेकिन 5 लिगेंड होने की वजह से और बल्कि फोस्फीन जैसे पागल होने की वजह से वो डिस्टोर्शन में आ जाते हैं। और जैसे ही वो डिस्टोर्ट होता है तो वो डिस्टोर्टेड जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो डिस्टोर्टेड TBP में चला जाता है। और जैसे ही डिस्टोर्टेड TBP में जाएगा उन कंडीशंस में जो A और B का बॉन्ड एंगल कभी यहां पे 90 डिग्री होता था, यहां पे जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता था वो 90 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा अगर मेटल था यहां पे लिगेंड था, जैसे इसके अंदर डिस्टोर्शंस आएंगे तो कुछ इस टाइप से यहां पे A था और यहां पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा कुछ इस टाइप से। ये मान लीजिए कि मैं इनको ऐसे वेज पे दिखा देता हूं, देखना एक बार, ये ट्राइगोनल प्लेनर में है, ये तीनों ट्राइगोनल प्लेन में है। ठीक है, इसके अलावा बचे हुए जो आपके पास में हैं, बचे हुए दोनों जो हैं वो स्लाइटली पीछे, मतलब एक्सियल के ऊपर है, कुछ इस टाइप से है। तो यहां पे जब इनके अंदर अगर डिस्टोर्शंस आएंगे, जब वो बल्कि होंगे, इनके अंदर डिस्टोर्शन आएंगे तो फिर वो इनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो बॉन्ड एंगल डिस्टोर्टेड TBP में
60 के आसपास चले जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड एंगल 60 के आसपास जाएंगे या 70 के आसपास जाएंगे तो आपको ये बात पक्की समझ में आ जानी चाहिए कि जब मैंने कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी तो मेरे पास में एक 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। और जो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें जो आप बॉन्ड एंगल होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास रहे होंगे। तो बॉन्ड एंगल्स जितने कम होंगे उतने जल्दी वो पास में आएंगे और उतनी अच्छी ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी। इसलिए जैसे ही लिगेंड यहां से क्या होता है, डिपार्ट करता है, मतलब वो ओड की कंडीशंस में आता है, तो ये बॉन्ड एंगल्स कम हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल्स कम होने की वजह से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवरेबल होने लग जाती हैं। ठीक है, रिडक्टिव, क्योंकि ये जो एल लिया है ना ये बल की है। ऐसे मत सोचना कि इक्वेटोरियल में तो 120 के एंगल होते हैं, वो मेरे को ही पता है 120 के होते हैं, लेकिन इनका बल कितना ज्यादा होता है कि जो ए और बी के जो एंगल होते हैं उनको 90 से भी कम कर देते हैं। और 90 से भी कम करने की वजह से ओवरऑल रिडक्टिव एलिमिनेशन की रिएक्शंस जो रेट होती है वो फास्ट हो जाती हैं। जैसे ही ये बाहर निकलेगा ए बी बनेगा, फिर से इस लिगेंड के जो बाहर लिगेंड निकला था वो लिगेंड इसके अंदर एडिशन होगा और ML4 टाइप की स्पीसीज को जनरेट कर लेगा। इसलिए इवन के कंपैरिजन में ओड वाले की जो रेट होते हैं वो फास्ट होती हैं, बेटर होती हैं, खूब अच्छे से इनके अंदर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो यार। ओके गौरव, ओके प्रीति। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पता नहीं बोल लेना बोल रहे, कहानी समझ में आई क्या? बोलो यार। E1 वालों की रेट कम होंगी ओड, इसलिए अगर कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो जर्नली वो पहले डिसोसिएट होने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैं एक साथ करवाऊंगा आपको सारे के सारे, अभी मैं केवल कहानियां समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखिएगा। अब कंडीशन ये बनेगी जी कि अब तक जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने अभी तक देखा, वो सारी कहानियां तो मेरे पास में 2 ही अनायनिक लिगेंड थे। जब मैंने उनको हीट कर दिया तो वो बाहर निकल गए। अगर 2 से ज्यादा अनायनिक लिगेंड आ जाए देन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं क्राइटेरियाज की बात करते हैं। आइए समझते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, when anionic ligands are more than 2, अगर 2 होंगे उन कंडीशंस में तो इजी है, उन दोनों को ही बाहर निकालना है। अगर 2 से ज्यादा आ जाए देन आप किसको बाहर करेंगे, वो सेलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा। मेटल था, इसके ऊपर L लगा था, L लगा था, L लगा था, इसके ऊपर A था, B था और इसके पास में C था, ठीक है। वरना मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूं, A B C को छोड़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि इस पोजीशन के ऊपर मैंने CH2CH3 ले लिया है, इसके ऊपर मैंने मेथिल ले लिया और एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो आपके पास में है वो सिस में लगे हुए हैं। देखिएगा, ये वाला जो है इस प्लेन के जस्ट ऊपर आ रहा है। बोलो यार, ये जस्ट प्लेन के ऊपर आ रहा है, वेज से दिखा देते हैं और इसको डैश से दिखा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये इसके साथ में 90 का बनाएगा और इसके साथ में भी एंगल कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहां से जब वो डिसोसिएट होने लगेंगे, जैसे ही मैं इसके अंदर DMSO की प्रेजेंस में हीट कर देता हूं उसे, तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट होंगे वो 3 जनरेट होंगे। पहला, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने पे हैं, 90 पे हैं, ये मतलब सिस है, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ये मेथिल और ये एथिल बाहर निकल जाएं, ठीक है, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 के साथ में हाइड्रोजन भाग जाए। बोलो यार, CH3 के साथ हाइड्रोजन भाग जाए। और थर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, इस जो C2H5 था, CH2CH3 था, इसके साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाए।
ये आपके पास में 3 कहानियां होंगी, 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर पेपर में आ जाए तो कौन सा मैं मेजर बना के आया हूं, ये वाली कहानियां। लेकिन सुनना ध्यान से, गजब की कहानियां है। जैसे ही आरआई लाते हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पलट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन मैं केवल अभी अल्काइल की बातें कर रहा हूं, तो अल्काइल की केसेस की बात करेंगे हम लोग। सुनिएगा जरा कहानियों को, देखिएगा जरा बोर्ड पे अच्छे से। ऐसा बोला जाता है कि एक, अगर आपके पास में अगर एक तो हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। अगर आपके पास में एक हाइड्रोजन है और उसके साथ में अगर 2 या 2 से ज्यादा अनायनिक लिगेंड लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन को तो कंपलसरी ही बाहर निकालना है। क्यों निकालना है वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर 2 हाइड्रोजन आ जाए तो फिर 2 हाइड्रोजन कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दोनों कहानियों को डिस्कस करता हूं। जरा बोर्ड पे देखिएगा। मेटल के पास H था और एक मेथिल था, कुछ इस टाइप से, ठीक है। लिगेंड था। एक पॉसिबिलिटी ये है आपके पास में और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो HH निकल रहा है और पहली पॉसिबिलिटी में क्या निकल रहा है, CH3H निकल रहा है। बात ये होती है कि ऐसा बोला जाता है कि जितना गोल मटोल होगा, मतलब जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर्स जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1s ही है, वो तो पूरा ही 1s है, तो मतलब 100% एस करेक्टर है। और जब 100% एस करेक्टर होंगे, पूरा ही गोल होगा, तो किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता है और किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन जो कार्बन के ऑर्बिटल्स होंगे वो पक्के ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और जब वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो उनका एक डायरेक्शन होगा, और उनका अगर एक डायरेक्शन होगा तो फिर वो दूसरे के साथ में जब बॉन्ड बनाने जाएंगे तो उनके ऑर्बिटल को जो ओवरलैप करना था वो किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी टूट नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने जिंदगी भर कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ी होंगी और उनमें अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात की होंगे तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता था। क्यों होता था वो, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है और किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड तोड़ सकता है, क्योंकि वो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। कहानियों को सुनना एक बार अच्छे से। अगर मैं ऐसी बात करता हूं कि इस कार्बन के पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड लोब होगी और इस कार्बन के पास में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड लोब होगी, वो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी और ये बिल्कुल स्फेरिकल होगा। अगर ये बिल्कुल स्फेरिकल होगा तो देखो यहां से इसने क्या कर रखा होगा, मेटल के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रखा होगा। ये वाला सरफेस इसका खाली है, ये इसके साथ में इंटरेक्ट करने लग जाएगा। बोर्ड पे देखना अच्छे से, ये इसके साथ में इंटरेक्ट करने लग जाएगा, या इतनी दूरी पे ये होगा वो उसके साथ में भी इंटरेक्ट कर सकता है। अगर वो इसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाएगा और यहां से बॉन्ड तोड़ने लग जाएगा, इसलिए बोला जाता है एस मतलब जिस भी ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, वो उतना ज्यादा स्फेरिकल होगा, और जितना ज्यादा स्फेरिकल होगा उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशंस की जो टेंडेंसी होंगी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो कहीं से बॉन्ड तोड़ सकता है और कहीं से बॉन्ड बना सकता है, इन एनी डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? इसलिए ये तो पक्का ही बाहर निकलेगा। इसके साथ में इन दोनों में से कौन सा, तो देखिएगा अगर यहां पे बात की जाए कि मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा किसको, CH सबसे पहले बाहर निकलेंगे। लेकिन बात दूसरी ये आ जाएंगी कि जी यहां पे तो दोनों हाइड्रोजन है, और दोनों ही गोल गोल है। बोलो यार, दोनों ही गोल गोल है, तो यहां से ये इसके साथ में बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ में बॉन्ड बना रखा है, ये तो और भी इजीली बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि जो मेटल हाइड्राइड बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। बताओ, कल ही बात की थी हम लोगों ने, बोलो, हम लोगों ने बोला था कि डाई हाइड्रोजन वाले जो कॉम्प्लेक्स थे वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मोर थर्मोडायनेमिक थे। की थी कि नहीं की थी कल बात? हम लोगों ने बोला था जो डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस थे, H2 वाला था, उसको वो ज्यादा थर्मोडायनेमिक था इन कंपैरिजन ऑफ CH3H के। किसके कंपैरिजन में? CH3H के। क्यों ज्यादा थर्मोडायनेमिक था? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे। बोलो क्या थे? मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, उनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही थी, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टूटते नहीं है। इसलिए 2 हाइड्रोजन का साइमल्टेनियसली बाहर निकलना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के। इसलिए
एच के कंपैरिजन में CH बॉन्ड का डिसोसिएशन फास्ट होता है। किसका डिसोसिएशन फास्ट होगा? CH बॉन्ड का डिसोसिएशन फास्ट होंगे। अगली कंडीशन जो आएगी, अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसके बाद में कार्बन कार्बन आएगा, और मान लीजिए कि एक ही कार्बन है तो उसके बाद कार्बन के साथ में कोई X ग्रुप आएगा। ये X आपके पास में क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कोई हैलाइड हो सकता है। क्या बात समझ में आई? क्या ये सीरीज समझ में आई कि अगर ऐसी कंडीशंस होंगी तो सबसे पहले किसको बाहर निकालना है? CH बॉन्ड तोड़ने हैं, मतलब यहाँ पे CH बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देना है। तो यहां से आपके पास में निकल के आ गया, क्या तो ये बनेगा या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। लास्ट वाले में क्या समझ में आया? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। बोल लो यार, क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, सभी केसेस में ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। ये आ रहा हूं मैं, क्यों टेंशन ले रहा है? अभी तो स्टार्ट किया मैंने रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या इतनी कहानियां समझ में आई? कौन सा जल्दी टूटेगा और कहां से जल्दी टूटेगा और क्यों जल्दी टूटेगा, वो सारी कहानियां आपको एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ठीक है, अब बात इस पे आगे रुक गई है, इन दोनों में से कौन सा? इतना बताइए, क्या इतनी कहानियां समझ में आई? वेट कर थोड़ा सा विनय कुमार जी, वेट तो करो, संयम तो रखो, आएगा। ओके गौरव, ओके प्रीति, बोल दो यार, बोलते नहीं हो बस। ओके, देखिएगा अगली कहानियों पे आते हैं। देखिएगा, जब कभी भी एक से ज्यादा अगर आपके पास में कार्बन आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए तो उन कंडीशंस में ऐसा बोला जाता है वो वाला कार्बन बाहर निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा। क्या बात बोली मैंने? फिर से सुनना, ये वाला सेंटर, इनमें दोनों में से जो भी सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो जल्दी से यहां से क्या करेगा? लीव करेगा। वो जल्दी से क्या करेगा? लीव करेगा। इसलिए इन कंडीशंस में बोला जाता है कि जो रेट बाहर निकलने की जो रेट होंगी, रेट ऑफ डी अटैच ऑफ कार्बन का बाहर निकलना, रेट ऑफ एलिमिनेशंस जो होंगी कार्बन की, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। उन केसेस में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन sp3। वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसकी रेट्स उतनी ही क्या होंगी? ज्यादा होंगी, उतना ही बेहतरीन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, देखेगा। अभी लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स की बात की थी हम लोगों ने, इसमें क्या बोला था? CH2 के साथ CH3 है और CH3 है। ये वाला मेथल किसका काम करेगा? बोलो यार, प्लस आई का काम करेगा इसके ऊपर, और अगर प्लस आई का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो ये ज्यादा अनायनिक होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव कम होंगे। अगर इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये अनायनिक ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अनायनिक होगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के उतना ही जल्दी यहां से लीव कर जाएगा। इसलिए ये मेजर होगा, ये सबसे ज्यादा मेजर होगा, और ये थोड़ा सा माइनर बन सकता है, ये कुछ अमाउंट में माइनर बन सकता है। तो मोस्टली कौन सा बाहर निकलेगा? जो ज्यादा अनायनिक होगा। ठीक है, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें तो यही बाहर निकलेगा। क्या ये कहानियां समझ में आई? जितना ज्यादा अनायनिक होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर यहाँ पे ए लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके पास 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसको मैंने DMSO में इसको मैंने हीट कर दिया है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ में ज्यादा होंगी, कौन सा जल्दी से बाहर निकलेगा। ठीक है, रेट बता देनी चारों की। अगर ए पहला अपने पास में क्या है? CH2 CH3 है, बोलो यार।
दूसरा अपने पास में ए क्या है, ए ये पहला केस है। दूसरे केस में ए अपने पास में क्या है, CF3 है। थर्ड केस में या CH2CF3 कर लो, इसे आसान रहेगा, CH2CF3। थर्ड केस में ए जो है वो क्या है, CH2OR है। और फोर्थ केस में यहाँ पे क्या है, ए जो है वो CH2 के साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। बता डालिए जल्दी से किसके केस में रेट फास्ट होंगे, 1 2 3 4 कौन सा वाला जल्दी से एलिमिनेट होगा। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में CH2CH3 लगा हुआ है, दूसरे वाले CH2CF3, तीसरे वाले में CH2AR, कुछ इस टाइप का। जल्दी से बता दीजिए क्या प्रोडक्ट जनरेट होंगे, किसमें जल्दी से बनेगा ये बताना आपको। फास्टेस्ट नहीं, ऑर्डर बताना है। सुनीत जी जरा दादा दिमाग लगाओ, बंगाली बाबा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, भूपेंद्र थोड़ा सा दिमाग लगा यार। संजीव कुमार जी बिल्कुल सही जवाब, प्रीति मौर्य सही जवाब। ओके संजीव, फिर से वही ऑर्डर बता दिया। सही है दादा, सुनीत दादाजी आप सही हैं बिल्कुल। दादा बोलते हैं ना बड़े भाई को आपकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में दादा अलग होता है। ठीक है, देखिएगा कुछ लोग गलत पेल रहे हैं, देखना उनको जिंदगी भर उन्होंने ऑर्गेनिक पेल रखी है, उसी ऑर्गेनिक को पेल पेल के पता नहीं क्या ही बना दिया है इसको। देखना एक बार, ये ऑक्सीजन के पास लोन है, लोन पेयर, तो ये लगाएगा प्लस एम, घंटा प्लस एम लगाएगा। ये कार्बन कैसा है, sp3। कुछ लोगों ने इसी को पहले सबसे ज्यादा रेट बताइए, अरे भैया ये प्लस एम लगा ही नहीं सकता, बगल वाला सेंटर sp3 है, इसका माइनस आई लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा। जिसने ये वाला ऑर्डर दिया है, 4 लोगों ने ये ऑर्डर दिया है, वो बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल नहीं लग सकता। यहाँ पे ओनली इंडक्टिव लगेगा। ये NO2 माइनस आई लगाएगा, माइनस एम तो है ही नहीं, कार्बन तो sp3 है। ठीक है, आगे से जुड़ा हुआ मेटल से, ये भी माइनस आई लगाएगा, बोलो यार। और यहाँ पे भी क्या लगेंगे, इस केस में प्लस आई लगेगा। तो रेट ये सबसे ज्यादा एनाइनिक होगा, बोलो यार। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होंगे, ये लीजिए डेल्टा नेगेटिव सबसे ज्यादा, तो पहले वाले की रेट तो सबसे फास्ट होंगी। ठीक है, अब देखो इन तीनों में अगर देखा जाए तो फिर इसकी एन के ऊपर जब 2 ऑक्सीजन होंगे तो उसका इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा CF3 के कंपैरिजन में। देन फोर्थ आएगा, देन कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, और लीस्ट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे देखना ये वाला सबसे कम माइनस आई लगाएगा, तो इसके ऊपर अनायनिक चार्ज ज्यादा होंगे। देन 3 आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, और सबसे लीस्ट नाइट्रो वाला आएगा, फोर्थ आएगा। ये ऑर्डर आएगा आपके पास में। 1 3 2 4, हर्षिता बिल्कुल सही जवाब। हाँ भूपेंद्र आ गए हैं, अब सही जवाब दिया है। गौरव जी चेंज कर लेना, कोई प्लस एम नहीं लगेगा यार, ऑर्गेनिक ना लगाएं, यहां ऑर्गेनिक ना लगाएं, ये मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऑर्गेनिक नहीं लगेगी यहाँ पे। क्या कहानी समझ में आई, बोल दो यार।
क्या बात है, जिंदगी आबाद हो गई है। ठीक है भैया, ओके। बोर्ड पे देखिएगा, मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूँ, आप जल्दी से उनमें प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने लिख रहा हूँ, बताइएगा। पहला कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोडियम है, इसके ऊपर CH3 है, हाइड्रोजन है, CH2CH3 है, PPH3 है, PPH3 है और PPH3 है। DMSO में डाल के हीट कर दिया है। दूसरा है, रोडियम है, CH3 है, हाइड्रोजन है, NH2 है, PPH3 है, PPH3 है और PPH3 है। DMSO में डाल के हीट कर दिया है। थर्ड जो है आपके पास में वो है, रोडियम है, ठीक है। PPH3 को मैं लिगेंड लिख देता हूं, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे CH2 के ऊपर CHO लगा हुआ है और इस पोजीशन के ऊपर CMe3 लगा हुआ है, ठीक है। हीट कर दिया है DMSO में। कोई नहीं, ये तो बता दिया था ना फास्ट, ठीक है विनय जी, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, रोडियम है, OCH3 है, हाइड्रोजन है, PPH3 है, PPH3 है और PPH3 है। किसकी रेट ज्यादा होंगी? पहले वाले में क्या बनेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा और तीसरे वाले में क्या बनेगा? इथेन, ओके कश्यप जी, ओके कश्यप जी, ओके। इनको जल्दी से करें, मैं कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूं आपको। अब तो दिमाग चला लो यार, सब लोग निकाल रहे होंगे ना। बिल्कुल, इथेन, इथेन, फर्स्ट इज इथेन, बिल्कुल गौरव, इथेन। ये लीजिए, ये रहा अनायनिक, इसके ऊपर डेल नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, प्लस आई का ग्रुप है, इसके ऊपर तो हाइड्रोजन ही है। इन दोनों को बाहर निकाल दो, एक तो हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, तो पहले में CH2H, CH3 बाहर निकल जाएगा, मेजर, ये मेजर होगा, ठीक है। वो वहां से स्लाइटली माइनर हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हम लोगों ने बोला था, अभी सीरीज लिखी थी देखो थोड़ी देर पहले, जो CX बॉन्ड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अगर हेलोजन होंगे तो उनकी रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट सबसे कम होती है। उनकी रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि उनके बॉन्ड इतने ज्यादा पोलर होते थे, फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन एक्शन कर जाते हैं, वो हाईली अनस्टेबल एसिड होते हैं, इसलिए उनका H पॉजिटिव घूमता ही रहेगा। इसलिए वहां से क्या होते हैं, उनके नाइट्रोजन के कम, जो जितने भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के जो आपके पास में बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड वीक होते हैं, वो जर्नली से जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो मीडियम लेके चल रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
देखिएगा, इसलिए आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी को बाहर निकालना है। तो यहां से CH3 और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में देखें, यहां पे CMe3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे CH2CHO है। तो देखो, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज सबसे, डेल नेगेटिव सबसे कम होगा। बोलो यार, ये इंडक्टिव लगाएगा। इसमें 3Me+I लगाएंगे, इसमें तो कोई प्लस आई लगाने वाला है ही नहीं। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में होंगे, फिर इसके पास में होंगी, लीस्ट इसके पास में होंगे। दोनों को करवा दो ज्वाइन, तो यहां से क्या बन जाएगा, CMe और ऊपर भी Me आ जाएगा। न्यू पेंटेन यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। याद रखना, अगर कभी भी CMe3 ग्रुप आ जाता है, इसके अलावा CHMe2 आ जाता है, या आपके पास में CH2Me आ जाता है, और लीस्ट किसकी प्रायोरिटीज होंगी, CH3 की। याद रखना, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में हिंड्रेंस भी डोमिनेट करेंगी। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उसकी हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा होंगी, और जब हिंड्रेंस ज्यादा होंगी तो स्टेरिकली हिंडर्ड एनवायरमेंट वालों के रिडक्टिव एलिमिनेशंस फास्ट होंगे, साथ में वो इलेक्ट्रॉन रिच भी होंगे प्लस आई वाले, इसलिए इनका रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट फास्ट होती हैं। ठीक है, याद रखना, ये और ये बाहर निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। कितने लोगों ने यही बनाया था, बोलो कितने लोगों ने यही बनाया था। लास्ट वाले में हीट कर दोगे, बोलो यार। यहाँ पे ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, H2HH बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है CC से भी, और CC की ज्यादा होती है किससे, CX से। ठीक है, तो वो तो सबसे पीछे चले गए, पिछड़ गए हैं ये लोग। ओके सुनिए, ठीक है, आइए मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं, इनको करना एक बार। ठीक है, लिखता हूं मैं बोर्ड पे, पूरा दिमाग लगा देना। ठीक है, PT Me हाइड्रोजन, इसके ऊपर लगे हुए PPH3 का होल ट्वाइस। इसको आप लोगों ने इसके ऊपर डाला है PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH, और इसको क्या कर दिया है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया। इतना ही सफिशिएंट है इसको टेम्परेचर। ठीक है, दूसरे केस में क्या दिया गया आपको, रुथीनियम, इसके ऊपर CH2PH है, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर PMe3 है, और इसको हीट कर दिया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और लास्ट वाला आपके पास में दे रखा है, ठीक है, लास्ट, इसके अलावा लास्ट कैसा है, इरिडियम है, इसके ऊपर CP स्टार है, स्टार याद रखना मेथिल वाला, इसके ऊपर PMe3 है, इसके ऊपर CY है। CY क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, और हाइड्रोजन है। इसके ऊपर क्या डाली है, बेंजीन, और बेंजीन डाल के इसको हीट कर दिया है 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बता डालिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। एक मैं और निकालता हूं आपके लिए, गजबी क्वेश्चन निकालता हूं। बना डाले जल्दी से। खिसक ही नहीं रहा यार टॉपिक आगे की तरफ। मामला ही इसमें इतना ज्यादा है।
एक और लिख लेना। बिल्कुल शिवानी यादव जी, बिल्कुल सही जवाब। टोल्यून, वेयर इज टोल्यून? ओके टोल्यून, क्या ओनली टोल्यून ही बनेगा सूर्यांश दादा? मीथेन, बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट में। देखिएगा पहले वाले में जब इसके आप देखेंगे तो यही आपके पास में दो आनायनिक लिगेंड है। स्क्वायर प्लेनर जो सिस्टम होंगे वो D8 सिस्टम होंगे, याद रखना स्क्वायर प्लेनर D8 होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल होंगे वो सारे के सारे D6 सिस्टम होते हैं जो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को दिखाएंगे। क्योंकि देखो इसके बाद में जब आगे जाएगा तो D10 सिस्टम में कन्वर्ट होगा और D10 से ऊपर नहीं जा सकता है। इसका मतलब D8 सिस्टम्स मिनिमम होंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए D8 से कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं हो सकता है मेटल का। ठीक है, तो यहां पे देखना अगर पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो MEH जनरेट होगा, साथ में एल्काइन दे रखा है तो एल्काइन उस पोर्शन पे जाके क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो PPH3 होल ट्वाइस, यहां पे क्या आके लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड PH इसके साथ में आके लग जाएगा, तो ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपकी मेटल अल्काइन कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका भी हो गया और इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो गई। क्या हो गई है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो गई है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? शायद पहला तो सब लोगों ने ये कर लिया होगा, दूसरा बताएं, दूसरे वाले में क्या बनाया, दूसरे वाला बताएं। जिसने दूसरा वाला बनाया होगा साइड वाला भी बनाना है। ठीक है, देखेगा दूसरे वाले में ये दोनों ही अनायनिक है, ये लीजिए दोनों को बाहर निकाल दीजिए, आपके पास में बन गया HCH2PH। रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोडक्ट तो जनरेट हो गया, लेकिन अभी यहां पे क्या जनरेट होगा, रुथीनियम PMe3 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 PMe3। बोलो कल कुछ याद आएगा, कल की कुछ कहानियों से कुछ समझ में आएगा? यहाँ पे मेटल 4PMe3 हीट ऑक्सीडेटिव एडिशन, बीटा प्रोटॉन के अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन याद आई क्या कुछ? कल हम लोगों ने बात की थी, जाते जाते यही कॉम्प्लेक्स लिया था। तो यहाँ पे देखो कभी भी पेपर में आएगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आगे करवाना मत भूल जाना। बोलो यार, कल यही एग्जाम्पल करवाया था, आयरन ऑस्मियम और रुथीनियम लिया था, HHH। यहां से क्या करेगा, मेटल के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बढ़ेंगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, और जब दिखाएगा तो बन जाएगा रुथीनियम। PMe3 को लिगेंड लिख देता हूं, ये लीजिए 3 लिगेंड एज इट इज। एक क्या था, P के साथ में Me लगा हुआ था, इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ था, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे। बोलो यार, नॉन पोलर की कंडीशन है, चिपकेगा, और चिपकेगा तो कैसा बनाएगा, सिस प्रोडक्ट। बोलो यार कैसा प्रोडक्ट बना लेगा, सिस प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट साथ में जो मेटल का जनरेट होगा वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वाला होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगी। बोलो कितने लोगों को समझ में आई ये बात? कौन सा वाला 14 में भी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगे। यहाँ पे 14 जो होंगे वो स्क्वायर प्लेनर होंगे, और जो हाँ जो 18 होंगे वहां पे ऑक्टाहेड्रल वाले होंगे, और जर्नली जो 16 वाले होंगे वो कौन से दिखाएंगे आपके पास में,
वो स्क्वायर प्लेनर वाले दिखाएंगे। क्या दिक्कत है, कौन से में 16 आ रहा है? 9 5 कितना हो गया आपके पास में, कौन से की बात कर रहे हो? 18 है ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी 18 है, ये भी 18 ही होगा शायद। 6 9 6 15 17 और एक 18 ही तो है सारे। कौन सा शिवानी 14 दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आपने हीट दे रखी है भाई, आगे रिएक्शन चलेगी। हिंडर्ड इन्वायरमेंट है और कुछ है नहीं, तो हीट की प्रेजेंस में क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। क्यों? तो कुछ होता ही नहीं है। जनरेट तो रिएक्शन तो आगे तक चलती रहती है, कोई क्यों नहीं है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पढ़ा रखी है, और कल यही पढ़ाई थी, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अगोस्टिक इंटरेक्शन से जनरेट होने वाला। अब देखो, एक दूसरे को लिंक करना सीखो यार, लिंक करो। जो चीजें कल पढ़ाई थी उनको भूलो मत, उनको आगे यूज करने की कोशिश करो, उनको आगे यूज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वाला बता देंगे, नेक्स्ट वाला बता देंगे। ओके शिवानी जी, कोई दिक्कत नहीं है। इरिडियम था, मैं करवा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चनों में से चिपक जाएगा पेपर में, याद रखना, इन्हीं में से याद आएगा, पक्का बता रहा हूं मैं। PPH3 एक क्या था यहां पे, CY और H, ठीक है, H। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप बोल देंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, किसकी प्रेजेंस में हीट करा गया है? हीट किया गया है बेंजीन की प्रेजेंस में। पता नहीं कितने लोग रोएंगे इस क्वेश्चन में, वैसे रो लेना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, देखना जरूर पक्का एक बार कहानी हो। ये वाले दोनों हीट करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, जब हीट करेंगे दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, मतलब कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेल ग्रुप था और हाइड्रोजन बाहर निकल गए। यहां से जब इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? बेंजीन की प्रेजेंस में, तो यहां से इरिडियम, Cp स्टार और PPH3 ये वाला जनरेट होगा। अब देखो, आपके पास में ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इसके पास में इतना फ्री स्पेस होगा कि ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कितने से इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज किया है? 2 से, तो कितने से इंटरेक्ट करेगा? यहां से पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यही कल मैंने एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में छोड़ा था, ताकि मैंने ये सोच लिया था कि ये शायद ना पूछे, लेकिन वो इस क्वेश्चन में यूज हो गया। ठीक है, देखना यहां पे क्या होंगे। सबसे पहले वो इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन करके फिर से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना लेता है। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनी है, ये अराइल का जो CH बॉन्ड होगा, ये वाला जो CH बॉन्ड होगा, इसमें जो आपका स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल वाले से क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। बोलो यार, sp2 ऑर्बिटल था, और ज्यादा होने के साथ साथ में इसके ऊपर कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, थोड़ी सी पोलैरिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए पहले ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, पाई से ईटा2 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, और इस ईटा2 कॉम्प्लेक्स की वजह से रेजोनेंस रुक जाती है। उस रेजोनेंस को ये अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कंप्लीट कॉन्जुगेशंस नहीं हो पाएंगे, और जब कंप्लीट कॉन्जुगेशंस नहीं हो पाएंगे तो उन कंडीशंस में उनको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिएगा, जैसे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड के अंदर इंसर्शन होने लग जाएंगे, और इंसर्शन होने के बाद में Cp स्टार ऐसा ये वाला कुछ इस टाइप का, और इसके ऊपर हाइड्रोजन और PPH3 का फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ PPH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखो, उसकी पुरानी फितरत है, क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड है, वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और उसको मेटल के ऊपर अगर जगह मिलेगी तो पक्का मुंह मारेगा वहां पे। और जैसे ही वो उसके साथ अटैच होगा, उसके बाद में उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, इसलिए वो वहां पे फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दिखाने लग जाता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन पाने के लिए। क्या ये कहानी समझ में आई? एक केस छोड़ा था कल मैंने ऑक्सीडेटिव का, वही आज यूज हो गया।
ये बुक वाले कहीं ना कहीं जोड़ ही देते हैं। क्या कहानी समझ में आई, बोल दो यार। आ गई है, ठीक है। और बोले, हर्षिता को आ गई है, गौरव को भी आ गई है। ईटा 6 से बाइंड करता, ईटा 6 से बाइंड क्यों करता सीरियस, जब उसको इलेक्ट्रॉन काउंट 2 की जरूरत है, जब इस मेटल को 2 की जरूरत है, तो वो फिर 6 क्यों देगा, वो 6 से बाइंड क्यों होगा, इसलिए बाइंड नहीं हुआ क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से ही कम था, 2 से ही कम था, 2 से ही कम था। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, पीटी है, पीपीएच3, देखो डाइफिनाइल फोस्फिनो इथेन आपके पास में लगा हुआ है। देखिएगा कहानियों को, अगली क्लास में रेट की बातें करेंगे फिर। देखना पीटी है, एमी था, एमी था, एमी लगा हुआ था, आई लगा हुआ था, इसके ऊपर पीपीएच2 था, पीपीएच2 था। ये लीजिए ये लगे हुए हैं, ठीक है, जरा समझिएगा। देखो जब हम लोगों ने इनिशियली क्लास स्टार्ट की थी, तो उस क्लास जब हम लोगों ने पहले शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने एक बात बोला था, पीटी और +4 दिख जाएं तो समझ लेना कि स्टेप वाइज की कहानियां जर्नली देखी जाएंगी। जब भी इस कंडीशन में आप देखेंगे, जब भी इसे आप हीट करेंगे, तो हीट की प्रेजेंस में कुछ लोगों ने इसे पहला काम क्या किया होगा, इसमें पहला काम क्या किया होगा, मेथिल मेथिल को बाहर निकाल दिया होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं कुछ मना कर ही नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहानियों को सुनना, ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। होता क्या है जनाब इन कंडीशंस में, कुछ लोग इस अगर ये पेपर में आया और उसने मेथिल मेथिल ना लिखे तो उसको मजा ही नहीं आ सकता है, लेकिन उल्टे माइनस का 1 मिलेगा, 4 नंबर में ही आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सुनना, इसके केस में होता क्या है कि जो पीटी है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से यहाँ पे स्टेप वाइज मैकेनिज्म चलेंगी, क्योंकि हलाइड एक निकलने वाला लिगेंड होता है, वो इतना ज्यादा मतलब उसका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कि वो बस निकलने के लिए बैठा होता है, तो वो वहां से निकल जाएगा। जैसे ही हलाइड यहां से बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपके पास में पीटी, एमी, एमी, हम लोगों ने वैसे भी बोल रखा है कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट होंगे, बोलो यार, पहले किस में कन्वर्ट होंगे, वो पहले कन्वर्ट हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में उनकी रिएक्टिविटी जनरली क्या होती है, हाई होती है। तो एक तो फैक्टर वो वाला होता है यहां से कोई ग्रुप का निकलना, दूसरा फैक्टर ये होता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर्स इतने ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए भी यहाँ पे हलाइड बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और तीसरी बात ये है, जो हलाइड बाहर निकलेगा वो हलाइड का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डी ऑर्बिटल्स में उसके नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशंस अच्छे होंगे, इसलिए जैसे ही हलाइड जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां से आई नेगेटिव्स के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ में जुड़ा होगा। ये वही कहानियां हैं, ये वही ऑक्सीडेटिव एडिशन की कहानियां हैं जिनमें आपके पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते थे, और जब आप मेथिल आयोडाइड डालते थे तो उन मेथिल आयोडाइड में आपके पास में क्या होता था, सबसे पहले SN2 रिएक्शंस होती थी, और वहां पे आई नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ में बैठा होता था। अब इस कॉम्प्लेक्स के पास इतनी भीड़ हो रखी है कि आई नेगेटिव उसके साथ में जुड़ नहीं सकता है, तो फिर वो रिवर्स रिडक्टिव एलिमिनेशन, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा होंगी तो रिडक्टिव एलिमिनेशन एक्शंस डोमिनेट करने लग जाएंगी। तो यहां से आई नेगेटिव आएगा और इस मेथिल के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही मेथिल पे अटैक करेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा पीटी, एमी, एमी, यहाँ पे पीपीएच2, पीपीएच2, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का। तो आपके पास में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एमईआई। लेकिन कहानियां यहीं पे नहीं रुकती हैं, कुछ और बर्बाद करता है नेट वाला, जरा सुनिएगा। वो आगे आपसे क्या बोल देगा, वो कुछ ऐसी ऐसी कल्पनाएं रच देता है, यहाँ पे ऐसी कहानियां बोल देगा। वो बोल देगा कि इस रिएक्शन के अंदर
आई नेगेटिव को ऑब्जॉर्व करने के लिए उसने कुछ डाल दिया होगा कि आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, कम हो चुकी है। तो जैसे ही आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर कैसी होंगी, लो होंगी, तो उन कंडीशंस में आई नेगेटिव जो होगा वो अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होगा, कम अवेलेबल होगा। और जब कम अवेलेबल होगा तो मेटल जो आपका पीटी है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप लोगों ने जिंदगी भर ये पढ़ा होगा कि पीटी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेबल नहीं होती है। इसलिए भी वो क्या करने जाता है, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन करने जाता है। और जब वो रिडक्टिव एलिमिनेशन करता है तो आपके पास में जो आपका जब आई नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कम बोल दे वो पेपर में, तो उन कंडीशंस में आपको किसको बाहर निकालना है, एमी को। तो उन कंडीशंस में आपका प्रोडक्ट बनेगा, उन कंडीशंस में आपका प्रोडक्ट बनेगा MEI PPH2, यहां पे PPH2 और यहां से MEME बाहर निकल जाएगा। सुनना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। अगर उसने लो कंसंट्रेशन बोली होगी तो उन कंडीशंस में MEME बॉन्ड बनेगा, और अगर उसने हाई कंसंट्रेशन बोली होगी या कुछ भी स्टेटमेंट ना दे रखी हो तो उन केसेस में मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें पक्का ही ध्यान रखना, आई की कंसंट्रेशन के ऊपर या बाहर निकलने वाले लिविंग ग्रुप की कंसंट्रेशन के ऊपर कहानियां डिपेंड करती हैं। क्या पेपर में लिखता उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा, ये या फिर ये। क्या कहानी समझ में आई, बोलो क्या कहानी समझ में आई। ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं मैं, कमाल ही है ये। बोल ही डालो, क्या ही है ये। आज तक रिडक्टिव एलिमिनेशन के ऊपर जो आप लोगों ने फैला रखा था रायता, वो बिल्कुल रायता है ही नहीं, वो अलग चीज, दुनिया ही अलग है। ये 2 बॉन्ड हटाए और चिपका दिया, बना दिया, प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनते भाई। बहुत सारी कहानियां होती हैं इसमें। बोलो यार, आ गई, ओके ठीक है। बोलो, आई की कंसंट्रेशन पे बातें डिपेंड करेंगी, आपने आई कितनी कंसंट्रेशन में लिया है, ठीक है। बोलेगा नेट वाला पेपर में लिखेगा, अगर ना लिखे देन ये बता के आना है। अगर आई की कंसंट्रेशन लो लिख दे देन MEME बता के आना है, ठीक है। इंद्र कह रहा है अजीब ही क्वेश्चन है सर। अरे अजीब नहीं है यार, दुनिया ही ऐसी है ये। ऑर्गेनोमेटेलिक्स पागल दुनिया है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इतनी पागल है। मेटल चेंज हुआ, रिएक्शन चेंज हो जाती है। अब मैं चेंज हुआ, आप चेंज हुए, आपकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, मेरी अलग होंगी। ऐसे मेटलों के साथ भी बिहेवियर है, जैसे ही मेटल चेंज होगी सारी कहानियां बदल जाती हैं। इसलिए एक तो आप स्टडी करें मेटल टू मेटल, और एक आप जर्नलाइज करके स्टडी करते हैं, और उन जर्नलाइज में एक्सेप्शंस आते हैं, और पीटी के अंदर ही ऐसे वाले एक्सेप्शन खूब देखे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये कहानी अब आपको सुना रहा हूँ, इनको आप ध्यान रखना। नेट पागल, ये बेवकूफ है वो, बिल्कुल ही, वो कुछ भी पूछ लेता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देता है वो, ठीक है। समझना चीजों को। अगर इसके बाद में मैं बात करता हूं तो लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया था, शायद एक क्वेश्चन और लिखा था मैंने, ये लीजिए, लिख रखा है मैंने। इसमें हम लोगों ने क्या लिए, 3 लिगेंड लिए, एक Cl है। इसमें तो कर लोगे, आसानी है। देखो, यहां से एक लिगेंड को डिसोसिएट कर देना, पेंटावेलेंट बनाना, हीट करने के बाद में कार्बन था, बोलो यार, सिंपल, सो सिंपल है। कार्बन था, हाइड्रोजन था, टिका दो दोनों को, क्या बना दोगे, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे कुछ नहीं बनेगा, सिंपल है, आगे कुछ नहीं बनेगा। रोडियम L3 और Cl। बोलो कितने लोगों को कहानियां समझ में आई। आज शायद लगातार ही है अपनी दोनों क्लासेस, इसके बाद में ही क्लास है, आज गैप नहीं है। बोलो कितने लोगों को समझ में आई। कौन सी सीरीज देख रहे हो, बेताल आई है शायद, हाँ वही चल रही है आजकल नेटफ्लिक्स पे, आप भी देख लेना जाके एक एपिसोड।
साइड बाय साइड ऑर्गेनोमेटलिक्स की सीरीज भी चल रही है, इजी वन बिल्कुल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे कहानियों को रिवाइज करना, दिमाग में रखना क्या क्या बोला है। ओके भाई, धन्यवाद, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।